हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में जो संपन्न हुई थी उनके प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं और इसका एक पार्ट हो गया है, यानी कि एक पार्ट में हम केवल 30 प्रश्न कर पाए हैं, क्योंकि सभी समझते हैं कि चारों ऑप्शन को देखते हुए जब चलते हैं और उनके आसपास से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जब एक्सप्लेन करते हुए हम सभी चलते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। यही कारण है कि हम सभी जो है केवल 30 प्रश्न ही कर पाए थे उसमें, और जो शेष प्रश्न बचे हैं उनमें उन्हें इस क्लास में करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो 31 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख। चारों ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए है रामचंद्र तिवारी, बी है मोहन अवस्थी, सी है कृष्ण बिहारी मिश्र, डी है कुबेरनाथ राय। तो इसका करेक्ट आंसर है हलचल के पंख। ये मोहन अवस्थी की है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, मोहन अवस्थी। आगे देखते हैं हम 32 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रामायण महानाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है प्राणचंद्र चौहान, बी है केशवदास, सी है हृदयराम, डी है अग्रदास। तो जो रामायण महानाटक है ये प्राणचंद्र चौहान है, और केशवदास की अगर रचना की हम बात करें तो जो है केशवदास की जो रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका जो कि बहुत ही चर्चित है ना, ये सारी रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे इनके जो है प्रवासी के गीत। 33 नंबर का प्रश्न है, प्रवासी के गीत रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है नरेंद्र शर्मा, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है भगवती चरण वर्मा, डी है हरिकृष्ण प्रेमी। तो जो 33 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवासी के गीत, यानी कि नरेंद्र शर्मा का है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा का है। मिट्टी और फूल भी इनकी रचना है। प्यासा निर्झर भी इनकी रचना है ना, प्यासा निर्झर है। और मुट्ठी बंद रहस्य भी इनका है। आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? पूरन दास की है, जगजीवन दास की है, भगवान दास की है, चौथा है पलटू साहब की है। 34 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरन दास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूरन दास हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पूरन दास अमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे। उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने निर्णय सार और बीजक की त्रिज्या टीका की रचना की। आगे देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि 1929 में है। पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास। ये बहुत चर्चित प्रश्न है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, इनका एक महत्वपूर्ण कथन है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया कि जब प्रत्येक देश का साहित्य, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। बहुत अच्छी और सटीक बात, बिल्कुल सत्य कही है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आगे देखेंगे, जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। देखिए, ये जो कोटेशन है, ये जो तथ्य है इनके द्वारा कहे गए, यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग से और यहाँ तक, ये इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आगे हम सभी देखेंगे 36 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान, है ना। 36 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कविता के जो नए प्रतिमान है किसका है? नामवर सिंह का है। नामवर सिंह से परिचित होंगे आप, है ना, नामवर सिंह का है। बाकी सभी जो है रामविलास शर्मा का है। आगे देखेंगे 37 नंबर का प्रश्न है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। बाबू श्याम सुंदर दास है, बाबू गुलाब राय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। 37 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। क्या होगा? बाबू गुलाब राय होगा। 38 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचना की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। चारों ऑप्शन में से बताना है।
है ना। प्रभु जी तुम, दीपक हम बाती। ऑप्शन ए है नानक देव, बी है कबीर, सी है रैदास, डी है दादू दयाल। 38 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रैदास की है। ये किसकी है? रैदास की है, ये रैदास की है। आगे हम सभी देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। 38 हो गया है, हाँ तभी तो कहें। 39 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का चिंतनात्मक रचनाओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? है ना। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। हिंदी आलोचना में शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन। ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी है विश्वनाथ प्रसाद, सी है मुक्तिबोध, डी है रामविलास शर्मा। तो चारों ऑप्शन में से हमें बताना है, तो ये आचार्य विश्वनाथ ने दिया। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ ने दिया। आगे देखेंगे हम लोग जो है गिरा हो सकती है सनयन, नयन करते नीरो भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? ऑप्शन है निराला, बी है पंत, सी है प्रसाद, डी है महादेवी वर्मा। फिर से देखेंगे। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरो भाषण, विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविताओं में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंत, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। और उच्छ्वास से ली गई है, इनकी जो रचना है उच्छ्वास उससे ली गई है। केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार है। चारों ऑप्शन में से बताना है। 41 नंबर का प्रश्न है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी की है, विनय पत्रिका का है ना। केशव कही न जाए का कहिए पद, ये जो है विनय पत्रिका से है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। 42 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? ऑप्शन ए है समास दोष, बी है रस दोष, सी है पद दोष, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 42 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस दोष। क्या हो जाएगा? रस दोष हो जाएगा। और आगे हम सभी देखेंगे 43 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। रोमांच किस तरह का अनुभाव है? रोमांच किस तरह का अनुभाव है? सात्विक, कायिक, आहार और उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक है। वाणी और अंगे के अभिनय द्वारा जो प्रकट किए जाते हैं वही उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं, है ना। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। बाकी ये रस से संबंधित जो भी प्रश्न है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। पूरा विस्तृत चर्चा कर दी गई है और बहुत जो है बहुत टफ प्रश्न भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं वो किया जा रहा है। ये सारी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। देखिए कुछ देख लेते हैं। भानुदत्त ने इनके 4 भेद किए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। भरत ने कुछ भिन्न दिए, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। अनुभाव के भेद, है ना। आचार्यों में मतभेद हैं। भरत ने अनुभाव के 3 भेद बताए हैं। भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद बताए हैं? 3। कभी कभी प्रश्न बनता है वाचिक, आंगिक और सात्विक। ठीक। आगे देखेंगे। तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। कायिक यानी कि काया, काया का मतलब होता है शरीर, है ना। तो ये तन मतलब शरीर, तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भ्रू संचालन मतलब भौंवों का मतलब इधर उधर हिलाना, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। बाकी जो है आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ थोड़ा सा यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन हो जाएगा हम सभी का। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। सात्विक अनुभाव वही होते हैं वो जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, जिस पर मतलब अपना बस नहीं चलता है, जो स्वाभाविक है, होना ही है। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, मतलब स्वाभाविक अपने आप। इन्हें अयत्नज अनुभाव भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जा सकता है अयत्नज अनुभाव किसे कहते हैं, है ना। तो वे जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, जिनके उत्पन्न होने में आश्रय को किसी प्रकार का यत्न नहीं करना पड़ता। इनकी संख्या 8 है, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 हैं। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा किस प्रकार का छंद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अर्धसम मात्रिक छंद है दोहा। आगे हम सभी देखेंगे। रहे मन चुप हुए बैठिए, देख दिनन को फेर, और जब नीके दिन आए हैं बनत लगे देर। आगे 45 नंबर का जो प्रश्न है, मैं राम राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो इसमें चारों में से बताना है। 45 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें इंद्र वज्रा छंद है। कौन सा छंद है?
इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़ और एक जगड़ के साथ दो गुरु के क्रम में 11 वर्ण होते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्म, वाचक, उपमान और उपमेय। 46 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाचक, है ना, सी से सा, सी सरी सी इत्यादि। 47 नंबर का जो प्रश्न है देखेंगे, बिनु पद चले सुने बिन काना, करे बिनु कर्म करे विधिनाना में कौन सा अलंकार है। तो जैसे विभावना और विशेषोक्ति दोनों अलंकार इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बिना पैर के चलता है ना, और मतलब बिना पैर के, कारण नहीं फिर भी कार्य क्या हो रहा है, तो इसमें विभावना अलंकार है। ठीक, आगे हम सभी देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट जोत, हरित वांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। उपयुक्त दोहे में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तद्गुण अलंकार है। इस दोहे में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके ओठों पर अधर मतलब ओठ, धरत हरि के परत ओठ दीठ पट ज्योति, मतलब श्री कृष्ण उनके ओठों पर रखी बांसुरी ओठ दृष्ट पट की ज्योति पड़ने के कारण अपने असली रंग को छोड़कर इंद्रधनुष के रंग को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, और जब कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग करके अपने समीप किसी अन्य वस्तु का गुण ग्रहण करती है तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तद्गुण, इसीलिए यहाँ पर तद्गुण अलंकार है। अगला देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है। तो चारों में से जो है हमारा ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोस्यूर है। कौन है, सोस्यूर है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। चारों ऑप्शन में से 50 नंबर का जो प्रश्न है एकाक्षरी, तो ये जो है चीनी भाषा परिवार है, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, चीनी भाषा परिवार है। ठीक, अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। जो है 51 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, बुंदेली, कन्नौजी, मालवी, ब्रजभाषा। तो बुंदेली बोली है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 52 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। मगही किस उपभाषा की बोली है, मगही राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। मगही किसकी है, तो बिहारी हिंदी की है। मैम भोज है ना, मैम भोज, इस तरह से हम लोग याद किए थे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली है, शौरसेनी अपभ्रंश से तो इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पैसाची से लहदा और पंजाबी, ब्राचन से सिंधी निकली है, और महाराष्ट्र से मराठी, और मागधी से जो है बिहारी, बंगला, बिहारी, उड़िया, असमिया। ठीक है, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। अर्धमागधी से क्या निकली है, पूर्वी हिंदी निकली है। आगे हम सभी देखेंगे 53 नंबर के प्रश्न में देखेंगे, असत्य कथन को चुनना है, असत्य कथन को चुनना है, जो कथन असत्य हैं। रीवा, सतना, शहडोल, भगेली क्या क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वरखंडी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है, बिल्कुल सही है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से नहीं हुआ है, इसमें है हुआ है, इसीलिए ये गलत है क्योंकि गलत ही पूछा गया है। तो इस किससे हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी, शौरसेनी और ब्राचन। भोजपुरी की तो ये मागधी अपभ्रंश से, महम भोज है ना, मागधी अपभ्रंश से हुई है। आगे देखेंगे गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं। तो 55 नंबर का जो प्रश्न है इसे अगर हम देखेंगे, जैसे गैल है, भैल आदि भोजपुरी, ये जो है भूतकालिक क्रियाएं हैं और इसका करेक्ट आंसर भोजपुरी हो जाएगा, भोजपुरी भूतकालिक। अगला देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर जो है, एक मिनट, उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ और ओष्ठ। इसका
आंसर जो हो जाएगा इचु यशानाम तालु चाचा जाझा इया, इचु यशानाम तालु चाचा जाझा इया, तो इसी में आता है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे, ये सब वर्णमाला है। वर्णमाला सभी नोट्स बनाए होंगे जरूर, है ना। सबके पास नोट्स अपनी स्वयं की होगी और नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि बहुत समय अब नहीं है। और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक ले लीजिए अपने पास, और उन्हें एक एक टॉपिक करके इस चैनल पर आपको जो है अधिकतर टॉपिक मिल जाएंगे। बड़ी सरलता से पढ़ाने और समझाने की कोशिश की गई है, तो आप उनसे देख सकते हैं। और नहीं तो वासुदेव नंदन जी की बुक से लेकर के अपने सिलेबस से एक एक टॉपिक लेकर के उसमें से बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और ये वर्णमाला है, वर्णमाला आप जो है वर्णमाला से भी प्रश्न बनते हैं, इन्हें इग्नोर ना करें। 57 नंबर का जो प्रश्न है, ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ये तालव्य ध्वनियाँ, ये मूर्धन्य उच्चिप्त ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य, अंत में सर्वत्र किया जाता है। दोनों महाप्राण हैं। 57 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मूर्धन्य उच्चिप्त ध्वनियाँ हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 59 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, नहीं 58 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? अंतस्थ हैं, वत्सर्य हैं, ऊष्म है, तालव्य हैं। तो सा क्या है? 58 नंबर का जो प्रश्न है ये ऊष्म है। ये क्या है? ऊष्म है। अंतस्थ क्या है? यावाराला, है ना। इचु यशानाम तालु। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में जो अनुस्वार है वो किस ध्वनि का सूचक नहीं है? चारों में से बताना है किस ध्वनि का सूचक नहीं है। तो या का सूचक नहीं है जो अनुस्वार है ना। ये भी हम लोग लगा देते हैं, अनुस्वार बिंदी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन या नहीं है। तो आगे हम सभी, या जो है अंतस्थ व्यंजन का आता है, यार अलावा, है ना, अंतस्थ व्यंजन में आता है। 60 नंबर का प्रश्न है, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का व्यंजन है अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ, ध्वनि। चारों ऑप्शन में से बताना है। 60 नंबर का जो प्रश्न है, का जो है अगर है देखें तो का व्यंजन जो है ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, अघोष है, आघोष से स्पर्शी, कंठ ध्वनि है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 61 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चारों ऑप्शन में से बताना है। देवनागरी लिपि में तो मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए देवनागरी लिपि जो है एक ऐसी लिपि है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे, है ना। देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं हैं, कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तमांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे हम कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। आगे कुछ देखेंगे। कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी आदि उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। अगले प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 62 है। देवनागरी का विकास किसी लिपि से हुआ है? चारों ऑप्शन में से बताना है किस लिपि से हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अभी इस प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ा है। आगे देखेंगे जो है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। देवनागरी में आके 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया, है ना। तो किसने दिया था 12 खड़ी का सुझाव? किसने दिया था? तो काका कालेलकर ने। किसने दिया था? काका कालेलकर ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो 64 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वनाम के लिए। किसके लिए किया गया है? संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो सर्वनाम के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, 10 गुना, उसने। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। 65 नंबर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 गुना। ये जो 10 गुना है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। 10 गुना में जो है सर्वनाम नहीं है। आगे हम सभी देखते हैं जो है
ये विशेषणवाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है ना, 10, 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें। आगे देखेंगे जो है 66 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश, मिठास, इसमें से देखना है हम सभी को कौन सा विशेषण है। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, सौतेला और सरलता। तो ये सौतेला क्या है? विशेषण है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। इस दोहे में क्रियापदों की संख्या है, क्रियापदों की 1, 2, 8 और 7। तो 67 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नयनन ही सो बात है ना, 8 हो गया। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे इसका जो है 68 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पुष्पांजलि, मंत्रिपरिषद, आध्यात्मिक और वाल्मीकि। इसमें 68 नंबर का जो प्रश्न है तो कौन सा शुद्ध है? ये जो है वाल्मीकि शुद्ध है ना। पुष्पांजलि इस तरह से लिखेंगे, पुष्पांजलि है ना, पुष्पांजलि इस तरह से लिखेंगे। और पुष्पांजलि के बाद अगर जो है तो मंत्रिपरिषद होता है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है। आध्यात्मिक होता है, जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है। आगे देखेंगे मदमाता में कौन सा समास है? 69 नंबर का प्रश्न है, मदमाता। तो जो है इसमें तत्पुरुष समास है, मदमाता में तत्पुरुष समास है। आगे देखेंगे इसका 69 नंबर का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? सुनहरा, पाठक, लड़ाई और दर्शनीय। 70 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे तो सुनहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनहरा हो जाएगा। सुनहरा शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग हुआ है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय जैसा कि 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। और जो क्रिया में जुड़ने वाले को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मूल शब्द सुनहरा में क्या होगा? सोना होगा, है ना, सोना होगा। और इसमें प्रत्यय हम हरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सुनहरा हो जाएगा। और सोना हमारा जो है संज्ञा है। क्या है? सोना हमारा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और जब संज्ञा में प्रत्यय जोड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में, तब वह हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाता है। लेकिन अगर हम क्रिया में जोड़ेंगे, जैसे पढ़ना, उठना, बैठना, ये क्रिया है, तो मूल शब्द पठ है, पठ धातु है ना, तो पाठक में अगर हम देखें तो अक प्रत्यय जुड़ा है। पठ धातु में अक प्रत्यय जुड़ा है। पढ़ना क्या है? क्रिया है, इसलिए ये क्या है? कृत प्रत्यय है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हम सभी को जानकारी रखनी होगी। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चारों ऑप्शन में से बताना है दुर्व्यवहार में। तो दुर्व्यवहार में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर्व्यवहार में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना। और तो इसमें तो दुर है ही नहीं है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 72 नंबर का है, सामिस का विलोमार्थक शब्द है। सामिस का विलोमार्थक हो जाएगा निरामिस। सामिस का विलोम क्या होगा? निरामिस होगा। सामिस और आमिस जो है दोनों क्या है? समानार्थी हैं। सामिस आमिस का समानार्थी है ना। और शाकाहारी का अगर बात किया जाए तो हो जाएगा मांसाहारी। आगे हम सभी देखते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। 73 नंबर का प्रश्न, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल या और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है। देखो, जिस व्यक्ति की चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, 73 नंबर का प्रश्न है इसका। इसमें हम देखेंगे जिस व्यक्ति परिस्थिति में एक समान रहता है, मतलब ये जो प्रश्न है उसके लिए जो है स्थिर चित्त कहेंगे, है ना। मतलब डगमगाता नहीं है बल्कि क्या होता है? एक समान रहता है, स्थिर चित्त कहेंगे। एवं शांत चित्त, दोनों शब्द उपयुक्त होंगे। लेकिन स्थिर ये है तो स्थिर चित्त है ना। अलौकिक, शांत चित्त, हाँ ये भी है कह सकते हैं। करेक्ट ज़्यादा हम बी को देंगे,
है ना मान्यता, बाकी दोनों है तो दोनों ही सही होने योग्य है। आगे देखेंगे जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? रोशनदान, आलस और आज और उलूक। 74 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हम सभी देखेंगे। 74 नंबर का प्रश्न है तो रोशनदान फारसी शब्द है, रोशनदान है फारसी शब्द है रोशनदान, ठीक है। और अन्य फारसी शब्द में है जैसे शादी हो गया, ये भी फारसी है, शिकार हो गया, ये भी फारसी शब्द है। नमक, फैसला, नमक तो सभी जानते हैं ना नमक क्या होता है ना। तो ये जो नमक है ये नमक भी कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। फैसला, सुनाया गया, फैसला होगा, ये भी क्या है? फारसी शब्द है, फैसला। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं। 75 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो 75 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध पूछा गया, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। और इसमें देखिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होता तभी सही होता। और शायद वह अवश्य आएगा, शायद वह आएगा, शायद वह आएगा या वह अथवा वह अवश्य आएगा। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? चारों ऑप्शन में से बताना है। 76 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा शोभती को, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। छिहत्तर नंबर के प्रश्नों 77 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। 77 नंबर का प्रश्न है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, बाकी सभी को मिला है। आगे देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली, नागपुर, लंदन, मॉरिशस। कहाँ हुआ था प्रथम हिंदी सम्मेलन? ये प्रश्न बना था 78 नंबर, ये तो नागपुर में था। क्या था? नागपुर में था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में, ठीक है, आयोजित किया गया था। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? चारों ऑप्शन में से बताना है। 79 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिऔध। किसकी रचना है ये? हरिऔध की है, और ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा में इन्होंने लिखी है। 80 नंबर का प्रश्न है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। 80 नंबर का प्रश्न है, ये शुक्ल का कथन है। इसका है शुक्ल का कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह जो है शुक्ल जी का है। तो आज हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया है? आज हम लोगों ने जो है 30 से लेकर के 80 तक किया है, और 80 के आगे 125 तक हम लोग करेंगे इसे। और आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अब परीक्षा होने में ज़्यादा समय नहीं है। मूल पुस्तकों से और जो है जितना हो सके अपने जो आप स्वयं अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं उनका रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए और प्रैक्टिस लगाइए। और इसके अलावा जो है अन्य कार्य आप लोगों को नहीं करना है। अपने लक्ष्य के प्रति विशेष जो है सावधानी बरतनी है, ध्यान देना है, अपने समय का सदुपयोग करना है। आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास किसी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।